नमस्कार, मैं अशोक कोडभरे आप लोगों को क्लास 11th की अकाउंट्स की क्लास ले रहा हूं और आज का हमारा विषय है ट्रायल बैलेंस, परीक्षा सूची कैसे तैयार करें। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस से तात्पर्य होता है किसी भी व्यापारी के द्वारा जो जनरल, लेजर और सब्सिडरीज पंजी, प्रपंजी और सहायक पुस्तकें तैयार की जाती हैं, उन सहायक पुस्तकों के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो नियमानुसार और सैद्धांतिक रूप से और अर्थमेटिक रूप से, अंकगणितीय रूप से सही है कि नहीं है। इस बात का चेक करने के लिए हमारे द्वारा जो विवरण पत्र बनाया जाता है, उस विवरण पत्र को, उस स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं? यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, तलपट कहते हैं, परीक्षा सूची कहते हैं। तो ये बनाया जाता है, 4 विधियों से बनाया जाता है। एक हमारी होती है योग विधि होती है, योग विधि टोटल मेथड। दूसरी होती है शेष विधि और तीसरी विधि होती है संयुक्त विधि और चौथी विधि होती है ऐसे मदों को छोड़ते हुए, ऐसे मदों को छोड़ते हुए जिनके योग बराबर है, जिनके योग बराबर है। तो ये 4 विधियां होती है। तो आपको इसके लिए पहले जनरल बनाना होता है, जनरल से लेजर बनाना होता है और लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसमें योग विधि में टोटल को देखा जाता है, शेष विधि में बैलेंस को देखते हैं। हमारे पास शेष 2 होते हैं हर खाते में। एक मंथ एंड में क्लोज करते हैं अकाउंट को, तो उसको लिखा जाता है बैलेंस सीडी, शेष ले गया। और नेक्स्ट 1 तारीख को जो ट्रांसफर किया जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस बीडी। अगर बैलेंस बीडी शेष लाया गया, अगर डेबिट पक्ष में है तो आप उसकी पोस्टिंग डेबिट में करोगे। अगर शेष ले गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, शेष लाया गया, अगर क्रेडिट साइड में है तो उसकी पोस्टिंग कहाँ की जाती है? क्रेडिट साइड में की जाती है। संयुक्त विधि में 2 कॉलम हमारे योग विधि के रहते हैं, 2 कॉलम शेष विधि के रहते हैं। और चौथी विधि जो होती है ऐसे मदों को छोड़ते हुए जिनके योग आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हमको जो योग विधि होती है उसी को लिया जाता है, केवल उनमें ऐसे सभी लेखे जिनके दोनों साइड के टोटल इक्वल है। और दोनों साइड के टोटल इक्वल केवल 2 ही लेखों के आते हैं, केवल व्यक्तिगत लेखों के ही आते हैं। नाम वाले जितने भी लेखे रहते हैं, कई बार हमने माल खरीदा, उसका पेमेंट कर दिया, हिसाब बराबर हो गया, तो योग विधि में वो भी लिखा जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ आइटम बढ़ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनमें जिनके जिनके योग आपस में बराबर हैं उन लेखों को हम यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसी विधि को, ऐसे मदों को छोड़ते हुए जिनका योग आपस में बराबर है। दूसरा हमारा होता है, आपको प्रश्न में शेष विधि के अनुसार बैलेंस निकाल कर आपको लिस्ट दे देगा। आपको क्या दे देगा? बैलेंस की लिस्ट दे देगा। केवल उस लिस्ट में से आपको कुछ अकाउंट्स को डेबिट साइड में लेना है और कुछ अकाउंट को क्रेडिट साइड में लेना है। तो जो डेबिट साइड में लिया जाता है और कुछ आइटम क्रेडिट में आते हैं, उनको लिखने के बाद आप जब दोनों पक्ष का योग आपस में टोटल करोगे तो दोनों पक्षों का योग आपस में क्या आएगा? बराबर आएगा। अगर दोनों साइड का आपस में योग बराबर आ जाता है तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस सही है। तो अब हम ऐसे जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से अकाउंट है जिसका बैलेंस डेबिट में आता है और ऐसे कौन कौन से अकाउंट है जिसके बैलेंस क्रेडिट में आते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बेस से सिखाता हूं। स्टार्टिंग से हमने जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सीखे थे, उनमें से कौन कौन से अकाउंट डेबिट में आते हैं और कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट में आते हैं, मैं आपको उसको बता रहा हूं। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लिस्ट, हम देखेंगे कौन से लेके डेबिट में आएंगे और कौन से लेके क्रेडिट में आएंगे। तो पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत लेखा। कौन सा लेखा देखते हैं? व्यक्तिगत लेखा। व्यक्तिगत लेखा, पर्सनल अकाउंट।
तो इस पर्सनल अकाउंट में हमने 3 पढ़े थे। एक पढ़े थे हमने आपका नेचुरल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, अकृत्रिम भी बोलते हैं, अकृत्रिम। दूसरा आप पढ़े थे कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और तीसरा पढ़े थे प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। तो इन तीनों लेखों में से कौन कौन से लेखे का बैलेंस डेबिट शेष होता है और कौन कौन से लेखे का बैलेंस क्रेडिट शेष होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अकृत्रिम। तो अकृत्रिम में हमारे क्या आ जाते हैं, नाम आते हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, सभी नाम आते हैं, राम, श्याम, मोहन, रहीम, करीम, सभी प्रकार के हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें नाम आ जाएंगे। तो अब इनमें से इनका अकाउंट हम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पे आपने किसका अकाउंट बनाया, मोहन का, तो लेजर का हम बनाएंगे। तो लेजर जब बनाते हम, तो हमको प्रश्न में बोला है मोहन को 20,000 रुपए का माल बेचा, गुड सोल्ड टू मोहन। तो अब यहां पे मोहन क्या हो रहा है आपका, तो मोहन के 1 तारीख को टू क्या हो जाएगा, कैश, टू सेल्स, क्योंकि आपने मोहन को माल बेचे हो, विक्रय, और मोहन से आपको, मोहन को आपने कितने का माल बेचे, 20,000 का। फिर आपको 15 दिन के बाद मोहन से आपको क्या मिला, पैसा मिला। तो आपको बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से नगद प्राप्त हुए 15,000 रुपए। तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर टू मोहन। तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिख देंगे, बाई कैश रोकड़, कितना मिला आपको, 15,000। इसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं मिला है। जब कोई पेमेंट नहीं मिला है तो दोनों साइड में आपको बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो डेबिट का टोटल हमारा 20,000 और क्रेडिट का हमारा कितना है, 15 ही है। तो 20 में से 15 घटाओगे क्या आया, 5,000 बैलेंस आया। महीने के 31 तारीख को क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो शेष ले गया, इंग्लिश में लिखते हैं तो बैलेंस शीट। और नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को हम ला लेते हैं बैलेंस बीडी या शेष लाया गया। कितना लाया तो आपने, 5,000। तो नियमानुसार यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे मोहन और अमाउंट कहाँ जाएगी, 5,000, क्योंकि शेष विधि का नियम है कि अगर 1 तारीख को बैलेंस कहाँ पे आया है, डेबिट में आया है, तो शेष लाया गया कहाँ पे आएगा, आपका डेबिट में आएगा। अगर 1 तारीख को बैलेंस क्रेडिट में आया है तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। तो मोहन कहाँ आ गया, डेबिट में आ गया। तो ऐसा व्यक्ति जिसको उधार माल बेचे हैं और जिससे भविष्य में हमको पैसा लेना बाकी है, उसका बैलेंस हमेशा क्या आता है, डेबिट बैलेंस आता है। और इसी प्रकार से मैं जिन लोगों से बिजनेस कर रहा हूं उनकी संख्या 200 है। मेरे संबंध किनके साथ है, 200 लोगों के साथ मैं व्यापार में माल खरीदता भी हूं, बेचता भी हूं, जिसमें से 150 जो व्यक्ति थे मेरे क्या हैं, जिनसे मैंने उधार माल जिनको बेचा हूं, मतलब मेरे ग्राहक है, कंज्यूमर है। तो ऐसे कंज्यूमर जिससे भविष्य में पैसा लेना है, जिनको उधार माल बेचा गया है, उनको हमारे कॉमर्स की भाषा में कहा जाता है देनदार, डेटर्स कहा जाता है। तो एक व्यक्ति होगा तो उसको हम पर्टिकुलर नाम से लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 150 लोग हैं तो 150 लोगों का नाम लिखेंगे तो हमारे यहाँ तो 10 पन्ने का 15 पन्ने का हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी अलग से एक लिस्ट बना लेते हैं, सूची बनाते हैं और सूची का टोटल करते हैं कि किन किन व्यक्तियों का डेबिट बैलेंस आया, उनकी एक अलग लिस्ट बना लेते हैं और उसके लिस्ट का योग ही यहाँ पे क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है। क्या कहलाता है, देनदार कहलाता है, डेब्टर्स कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मोहन का नाम नहीं लिखेंगे और मोहन के जगह में उस पूरी लिस्ट लिखेंगे और वो पूरी लिस्ट यहाँ क्या कहलाएगी, देनदार कहलाएगी, डेब्टर्स कहलाएगी। और यहाँ पे 5,000 नहीं लिखेंगे, सबका टोटल लिखेंगे, मतलब 1,50,000, मतलब 150 लोगों का टोटल हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1 लाख आएगा। यहाँ मोहन नहीं आएगा, मोहन के बदले में क्या हो जाएगा, देनदार।
ठीक इसका उल्टा देख लीजिए, तो इसका हम उल्टा देखते हैं। तो इसलिए हम उल्टा करेंगे, हम इसका अब देखते हैं, हम रहीम का लेखा बना के देखते हैं। तो रहीम का लेखा बनाएंगे, रहीम अब यहां पे क्या हो रहा है, रहीम से उधार माल खरीदे। किससे माल खरीद रहे हो? रहीम से। तो रहीम से जब उधार माल खरीदो, एंट्री क्या बनती है? क्रय लेखा डीआर रहीम से, परचेज अकाउंट डीआर टू रहीम। रहीम क्या हुआ? क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? क्रय लिख देंगे या परचेज लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 15,000 रुपए का माल रहीम से खरीदे और 10 दिन के बाद हमने रहीम को पेमेंट किए। तो बोलता है कैश पेड टू रहीम, रहीम को नगद चुकाया। तो क्या एंट्री बनेगी? रहीम लेखा डीआर टू कैश या रहीम लेखा डीआर रोकड़ से। रहीम डेबिट हुआ है, इसलिए डेबिट साइड में क्या लिख देंगे? टू कैश या रोकड़। तो कितना पेमेंट किया हमने? 5,000 पेमेंट किए, उसके बाद हमने कोई पेमेंट नहीं किए। तो हम इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अकाउंट क्लोज करेंगे, यहाँ कितना आया? 15,000। यहाँ कितना आया? 15,000। 15 में से 5 गया, कितना बच गया? 10। तो 31 तारीख को यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेष ले गया, बैलेंस सीडी। और नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को लिखा जाता है यहाँ पे बाई बैलेंस नोट डाउन, शेष लाया गया। कितना लाया? 10,000। तो अभी नियमानुसार हमारा जो आपका बैलेंस मेथड है, रहीम कहां जा रहा है? क्योंकि उसका बैलेंस 1 तारीख को शेष क्या बता रहा है? क्रेडिट में बता रहा है। तो क्रेडिट में 10,000 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिससे हमने उधार माल खरीदे हैं और जिसको हमको भविष्य में पैसा भुगतान करना है, वो सब व्यक्ति हमारे यहाँ क्या कहलाते हैं? लेनदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेनदार कहलाते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्रेडिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोला जाता है, लेनदार। तो यहाँ पे 50 लोगों से मैंने उधार माल खरीदा हूं। किसी को 10,000 लौटाना है, किसी को 5,000 लौटाना है, किसी को 20,000 लौटाना है। तो सबका टोटल किया, तो सबका टोटल मान लीजिए 1 लाख आया। तो मुझे 1 लाख लौटाना है, तो मैं अब 1 लाख में 50 लोग का नाम नहीं लिखूंगा, 50 लोग का टोटल कर दूंगा, उसकी लिस्ट बना दूंगा और वो लिस्ट ही हमारी क्या कहलाएगी? क्रेडिटर्स कहलाएगी, लेनदार कहलाएगी। तो रहीम के जगह में हम क्या लिखेंगे? लेनदार, क्रेडिटर्स। और अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी? 10,000 की जगह कितना लिख देंगे? 1 लाख। तो इस तरह से आप चाहें तो नाम नहीं आएगा, नाम के बदले में क्या आएगा? देनदार और लेनदार। तो देनदार कहां आता है? डेबिट में आएगा। लेनदार कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। इसी में से कुछ लोग हमको क्या कर देते हैं? प्रॉमिस कर देते हैं। इसमें से हमको कुछ देनदार थे जो 150 लोग थे। तो 150 लोगों में जो देनदार थे, मान लीजिए 1.5 लाख लोग थे। अब इनमें से हमको 25,000 रुपए के देनदार लोगों ने हमको लिखित में दे दिया। एक हमको स्टैम्प पेपर में लिख के दे दिए कि आज हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद हम पैसा आपको भुगतान कर देंगे। इसलिए उन्होंने हमको किसमें दे दिया? लिखित में दे दिए। और लिखित में जो दिया जाता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय विपत्र कहते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति उधार माल बेचता है वो खुद बिल को लिखता है कि मुझे या मेरे आदेशित व्यक्ति को इतनी राशि इस तारीख को भुगतान की जाए, और जो उधार खरीदा रहता माल उसको क्या करता है? स्वीकार करता है कि भाई मुझे मंजूर है, मैं आपको इतने तारीख को दे दूंगा, और अपनी सिग्नेचर करा के वापस किसको दे देता है? आपको बेचने वाले को दे देता है। तो कुछ देनदारों में से कुछ लोगों ने हमको प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको इतने तारीख को पैसा दे देंगे। तो वो जो विपत्र कहलाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, विनिमय विपत्र कहलाता है।
और उस विपत्र के बदले में व्यापारी को जब पैसा मिल रहा है तो उसके लिए वो क्या कहलाता है? प्राप्य विपत्र कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। प्राप्य विपत्र जिसको हम कहते हैं यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल। और अगर व्यापारी खुद स्वीकार किया है कि अपने लेनदारों को कहा है कि भाई मैं अभी पैसा आपको नहीं दे पाऊंगा, आपको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मैं आपको भुगतान कर दूंगा, और उसने, सामने वाले ने हमको लिखा कि भाई मेरे को इतने तारीख को आप पैसा दोगे, और मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि भाई मैं आपको इतने तारीख को पेमेंट कर दूंगा, तो उस विपत्र को यहां पे कहते हैं देय विपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? देय विपत्र, जिसको हम कहते हैं बिल्स पेबल। तो इस तरह से देनदारों में से कुछ देनदार हमको प्रॉमिस कर दिए हैं, जो प्रॉमिस किए हैं किस तारीख को पैसा देंगे, वो सब कहलाते हैं बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं, प्राप्य विपत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राप्य विपत्र और प्राप्य बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं। और किनसे बने हुए हैं? देनदार से। इसलिए इनका कितना कहां पे आएगा? डेबिट में आ जाएगा, और इसमें से 25,000 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख थे, 1.5 लाख में से 25,000 रुपए प्रॉमिस कर दिए, तारीख दे दिए, डेट दिए, इतने तारीख को पेमेंट करूंगा। उसी प्रकार लेनदार में से 20,000 लोगों को 20,000 रुपए का हमने प्रॉमिस किए हैं कि आप मेरे से इतने तारीख को पेमेंट ले लेना, तो वो कहलाता है देय विपत्र, बिल्स पेबल कहलाता है। और बिल्स पेबल लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, तो 20,000 रुपए, तो आपका लेनदार कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। 1 लाख का देना था, जिसमें हमने 20,000 का प्रॉमिस कर चुके हैं, और बिना प्रॉमिस वाले लेनदार कहलाते हैं, और प्रॉमिस कर दिए देय विपत्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको प्रश्न में नाम नहीं दिए रहेंगे, तो इन नाम के बदले में 4 दिए रहेंगे: देनदार, लेनदार, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र। देनदार डेबिट में आता है, लेनदार क्रेडिट में आएगा, प्राप्य विपत्र डेबिट में आएगा, देय विपत्र कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो ये 4 लेखे हमारे किससे संबंधित आते हैं? अकृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित नाम वाले होते हैं, जिनको हम कहां लिखेंगे? 4 आइटम में से 2 डेबिट में जाता है और 2 कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। उसी प्रकार हमारा कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा है, तो कृत्रिम व्यक्तिगत लेखे में आपका क्या जाते हैं? बैंक, कंपनियां, शासकीय विभाग, सरकारी विभाग है ना, फर्म, क्लब, ये सब इसमें आते हैं? कृत्रिम में आते हैं। तो इनके साथ हम जब सौदा करते हैं तो सामान्य रूप से उसको हम क्या मान के चलते हैं? एक सामान्य व्यक्ति मान करके उसके साथ व्यवहार करते हैं, जबकि वो वास्तव में एक व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, कृत्रिम व्यक्तिगत लेखा। जैसे मेरा यूको बैंक में मेरा 20,000 रुपए जमा है। यूको बैंक में मेरा कितना जमा है? 20,000 रुपए मेरा जमा है। तो ये मुझे बताइए कि यूको बैंक मेरे लिए देनदार हुआ कि लेनदार? ऐसे व्यक्ति जिसको हमने उधार दिए हैं या जिसके पास हमारा पैसा जमा है, जिससे हमको भविष्य में लेना है, वो सब सामान्य भाषा में क्या कहलाते हैं? देनदार कहलाते हैं। तो बैंक में मेरा 20,000 रुपए जमा है, तो बैंक मेरे लिए देनदार हुई कि लेनदार? तो मेरे लिए क्या हुई? देनदार हुई, क्योंकि मेरे को भविष्य में उससे क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है। इसलिए बैंक में रोकर, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है, बैंक में जमा, जिसको हम कहते हैं कैश एट बैंक, तो ये कहां है बच्चों? डेबिट में आएगा। कहां लिखेंगे? यहां पे आ जाएगा, बैंक में जमा, बैंक में जमा कैश एट बैंक कहां आएगा? डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि मेरा बैंक में 20,000 जमा है। ठीक, इसका उल्टा, बैंक से ऋण लिए हो, बैंक से ऋण, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। अगर आपने बैंक से लोन लिए हो, इसका मतलब आपको बैंक को पैसा लौटाना है, भविष्य में देना है, तो लौटाना मतलब क्या हो गया? वो क्रेडिटर। ऐसे व्यक्ति जिसको हमने उधार माल खरीदे, जिनको भविष्य में पैसा लौटाना है, वो सब क्या कहलाते? लेनदार कहलाते हैं। तो बैंक से भी आपने उधार लियो,
तो बैंक को आपको पैसा लौटाना पड़ेगा, इसलिए कहाँ आएगा जो ये क्रेडिट में आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, बैंक लोन, बैंक ऋण, बैंक लोन या आपका अधिविकर्ष, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेना। बैंक अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेना। बैंक अधिविकर्ष जिसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक सिंपल एग्जांपल में, बैंक में मेरा 10,000 रुपए जमा था, मैंने अपने सप्लायर को तीन लोग मेरे पास पेमेंट मांगने आए, तो मैं 3 लोगों को को तीनों को क्या किया, मैंने चेक काट दिया। कितने लोगों को, मेरा बैंक में 10,000 जमा है, लेकिन मैंने A, B, C तीनों को 10,000 रुपए का चेक पेमेंट में दे दिया, जबकि मेरे खाते में मात्र कितना जमा है, 10 जमा है। अब तीनों के तीनों व्यक्ति बैंक में पैसा लेने पहुंच गए, तो बैंक ने A का पेमेंट कर दी और 2 का पेमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि खाते में मेरा पैसा नहीं है, अर्थात मेरा चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में मेरी मार्केट में गुडविल खराब हो जाएगी और लोग भविष्य में मुझे उधार माल नहीं बेचेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने क्या की, मेरे ग्राहकों को पेमेंट कर दी। मेरे ग्राहकों को क्या कर दी, पेमेंट कर दी है। तो मेरे ग्राहकों को जो पेमेंट कर दी है, अर्थात बैंक ने मेरे खाते में 10 था, 30 पेमेंट हो गया, मतलब 20,000 रुपए ज्यादा पेमेंट हो गया, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। तो अब मेरा फर्ज है कि बैंक को मैं 20,000 रुपए क्या कर दूं, लौटा दूं, अर्थात बैंक मेरे लिए क्या हो गई, लेनदार हो गई। तो बैंक अधिविकर्ष आपका कहां आता है, क्रेडिट में आता है। बैंक अधिविकर्ष कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा बैंक में जमा डेबिट में आएगा, बैंक लोन, बैंक से क्रेडिट आपका कहा जाएगा, क्रेडिट। उसी प्रकार अगर किसी भी कंपनी को आपने उधार माल बेचे हो, तो वो कंपनी आपके लिए देनदार है, और किसी भी कंपनी से या किसी सरकारी विभाग से आपने उधार माल खरीदे हो, तो आपके लिए वो क्या है, लेनदार है। तीसरा हम देखते हैं प्रतिनिधि खाते। तीसरा हमारा होता है प्रतिनिधि खाते। तो प्रतिनिधि जो खाते होता है, उसमें हमारे 2 लेखे आते हैं जो स्वामी का रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है पूंजी लेखा, कैपिटल अकाउंट, ये मालिक का रिप्रेजेंट करता है। एक होता है आहरण लेखा, जो ड्राइंग्स कहलाता है, ड्राइंग्स अकाउंट। ये दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये मालिक का क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मालिक का नाम नहीं लिख सकते हैं। जब भी मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल, जब निकालता है तो आहरण। अब यहाँ पे स्वामी हमको बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया है। अगर मान लीजिए व्यापार मालिक अगर 1 लाख रुपए नहीं लगाता, तो जो व्यापार कहां से पैसा लेते हैं, बैंक से, और बैंक का पैसा हमको वापस करना पड़ता है, अर्थात बैंक ऋण हमारे लिए क्या कहलाता है, लेनदार कहलाता है। तो यहाँ पे स्वामी ने या व्यापारी ने कहां से पैसा नहीं लिया, बैंक से लोन नहीं लिया, अपने निजी पैसे को, अपने व्यक्तिगत पैसे को बिजनेस में लगा दिया। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं व्यापार ने स्वामी से उधार लिया है, और व्यापार का फर्ज है कि स्वामी का पैसा वापस कर दे, और जब तक वापस नहीं करेगा तब तक स्वामी क्या बना रहेगा, लेनदार बना रहेगा। इसलिए पूंजी लेखा हमेशा कहां लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो पूंजी लेखा, कैपिटल अकाउंट कहां लिखेंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट, पूंजी लेखा, कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए कहां आता है, क्रेडिट में। ठीक, इसका उल्टा स्वामी ने क्या निकाल कर रखा हुआ है, 20,000 रुपए निकाल रखा हुआ है। अब स्वामी का फर्ज है कि वो व्यापार को वापस करे। इसका मतलब यह है कि व्यापार को स्वामी से पैसा मिलने वाला है, अर्थात स्वामी क्या बन गया, देनदार, और देनदार कहां आता है, डेबिट में आता है। इसलिए आहरण लेखा कहां आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो आहरण लेखा कहां आएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे व्यक्तिगत लेखे में से कौन कौन से अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में आते हैं, देनदार डेबिट में आता है, लेनदार क्रेडिट में आता है, प्राप्त पत्र डेबिट में आता है,
देय विपत्र क्रेडिट में आता है। कैश एट बैंक, बैंक में जमा डेबिट में आएगा। बैंक लोन क्रेडिट में आएगा। बैंक अधिविकर्ष क्रेडिट में आएगा और पूंजी क्रेडिट में आएगा और आहरण कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। तो ये व्यक्तिगत लेखे की लिस्ट है जो डेबिट और क्रेडिट में लिखी जाती है। हम अब देखते हैं वास्तविक लेखा। तो वास्तविक लेखा देखेंगे, दूसरा हमारा आता है रियल अकाउंट, वास्तविक लेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को हमने शुरू में बताए थे, मेरे पुराने वीडियो में आपको देखा होगा। तो एक होता है वस्तुगत खाता, वस्तुगत लेखा, जिसको हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, गुड्स अकाउंट। और दूसरा होता है संपत्तिगत लेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स अकाउंट कहते हैं। तो वस्तुगत लेखा हम बना रहे हैं। वस्तुगत लेखे में खरीदे गए माल को क्या कहते हैं? क्रय, परचेज। बेचे गए माल को क्या कहते हैं? विक्रय, सेल्स। और खरीदा गया माल जब वापस करते हैं जिसको क्या लिखते हैं? क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। और जो माल हम बेचे हैं वो वापस आ जाता है तो क्या कहलाता है? विक्रय वापसी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। और ऐसा माल जो हमारे पास बिक नहीं पाया है, अनसोल्ड रह गया है, अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक। और यही माल हमारा क्या बन जाता है? नेक्स्ट 1 तारीख को प्रारंभिक स्कंद, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो इसमें से क्रय हमेशा क्या होता है? आपने लेजर बनाया होगा, जनरल बनाया होगा, हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए क्रय लेखा हमेशा कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। विक्रय लेखा हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट में, क्योंकि विक्रय माल जा रहा है तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्रय का उल्टा क्रय वापसी, तो क्रय वापसी हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। विक्रय क्या होता है? क्रेडिट होता है। विक्रय वापसी कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। और अंतिम स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है, ये समायोजित मद होती है। ये हमेशा प्रश्न के नीचे में अलग से सूचना दी रहती है, इसके लिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में एक नियम आता है, जब बिके हुए माल की लागत दिया रहेगा जब लिखते हैं, उसके बारे में हम अलग से आपको बताऊंगा। और प्रारंभिक स्टॉक हमेशा कहाँ आता है? डेबिट में आता है। और संपत्ति हमारी 2 प्रकार की होती है, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। मूर्त में हमारा क्या आ जाता है? कैश, रोकड़, फर्नीचर, भवन, मशीन, है ना, मोटर कार, विनियोग, ये सब संपत्तियां हैं। इन्वेस्टमेंट क्या क्या? कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, मोटर कार, विनियोग, ये सब दृश्य संपत्तियां जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, ये सभी संपत्तियां डेबिट में लिखा जाता है। कहां लिखेंगे? ऑल एसेट्स इज ए डेबिटेड। सभी संपत्तियां डेबिट बैलेंस की होती है, इसलिए इनका सबका बैलेंस कहां आएगा? डेबिट में आएगा। अमूर्त संपत्तियों में 3 ही संपत्तियां आती है। एक आती है एकस्व, जिसको हम पेटेंट्स कहते हैं। एक आता है व्यापार चिन्ह, जिसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। और एक होता है ख्याति, गुडविल। तो इनको भी हम कहां लिखते हैं? डेबिट में। ऑल एसेट इज ए डेबिटेड। किसी भी प्रकार की संपत्ति होगी वो कहां लिखी जाएगी? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। ठीक उसी प्रकार हम थर्ड अकाउंट देखते हैं, हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या देखेंगे? तीसरा अकाउंट हमारा क्या था? नॉमिनल अकाउंट में से कौन कौन से लेखे? नाम मात्र लेखा, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। इसमें हमारे 2 होते हैं, खर्चे जितने भी व्यय हैं या हानियां, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉस, कहां लिखे जाएंगे? डेबिट में। दूसरा आय और लाभ, कहां लिखे जाएंगे? क्रेडिट में। इनकम एंड प्रॉफिट।
तो ये कहाँ आते हैं? क्रेडिट में। सभी प्रकार के खर्चे, चाहे माल खरीदने से संबंधित हो, चाहे माल बेचने से संबंधित हो, ऑल एक्सपेंडिचर, व्यापार में जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी हानियां होंगी, सब डेबिट में आएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल में वेतन है, मजदूरी है, किराया है, बीमा है, भाड़ा है, चार्जेस है, फ्लाइट है ना, डेप्रिसिएशन है, ह्रास है, मरम्मत है, एनी एक्सपेंडिचर सब डेबिट में आएंगे। और आय जो है तो इसके साथ सब लगे रहेगा, प्राप्त लगे रहेगा, प्राप्त ब्याज, प्राप्त किराया, प्राप्त कमीशन, प्राप्त भत्ता या गुणवत्ता ऋण की प्राप्ति या विनियोग से आय, विनियोग से आय, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी या बैड डेट रिजर्व या विनियोग से आए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ लिखे जाएंगे? क्रेडिट में। तो या तो उसके बगल में क्रेडिट सब लिखे रहेगा या प्राप्त तो क्रेडिट में आएंगे, अन्यथा इसके अलावा सभी खर्चे कहाँ लिखे जाते हैं? डेबिट में आ जाते हैं। बीमा है, भाड़ा है, स्टेशनरी है, टेलीफोन है, पोस्टेज है, डाक है, डाक वाला तार है आदि। ये सब अकाउंट आपके कहाँ आते हैं? डेबिट साइड में। एनी एक्सपेंसेस एंड लॉस इज ए डेबिटेड, एनी इनकम एंड प्रॉफिट इज ए क्रेडिटेड। तो इस प्रकार बच्चों आपने क्या देखा? ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से लेखे डेबिट में लिखे जाते हैं और कौन कौन से लेखे क्रेडिट में लिखे जाते हैं। इनके आधार पर आपके उदाहरण दिए हुए हैं, पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप बना के देखेंगे और दोनों साइड का टोटल जब बराबर आ जाएगा तो डेबिट और क्रेडिट का, इसका मतलब आपने सही सही पक्ष पर सही सही लेखे को रखे हो। जब आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा, बेचे गए माल की लागत, तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट में लिखेंगे। उस समय परचेज और ओपनिंग स्टॉक, क्रय और प्रारंभिक स्टॉक को नहीं लिखा जाता है और अंतिम स्टॉक को डेबिट में लिख देते हैं, क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब प्रारंभिक स्कन और क्रय के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक घटने के बाद बेचे गए माल की लागत आता है। तो उस माल में क्लोजिंग स्टॉक घट चुका है, जबकि उसको लेते ही नहीं है, इसलिए दोबारा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, अगर अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की सूचना प्राप्त होते रहे। नमस्कार।